हेलो दोस्तों, सम्राट क्लासेस में स्वागत है। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 की इतिहास पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तथ्य जानेंगे। इसके बाद कुछ शब्दों के अर्थ और कुछ परिभाषाएं और फिर बनने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण प्रश्नों का के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं। पहले पॉइंट में देखेंगे 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। इसके बाद बात करें दूसरे नंबर पॉइंट में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर सब प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। तीसरे नंबर में बात करें 1804 की नेपोलियन संहिता। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इससे न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। चौथे नंबर में बात करें क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों की अधीन कर दिया गया। पांचवें नंबर बात करें वियना कांग्रेस। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्हें मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। अगला पॉइंट बात करें छठवें नंबर की वर्साय में एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। सातवें नंबर बात करें 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। आठवें नंबर बात करें राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे इटली, फ्रांस की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए, प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। अब बात करें कुछ पाठ के अंदर कुछ शब्द हैं जो महत्वपूर्ण है, उनके अर्थ हम जानेंगे। पहला नंबर है कुलीन वर्ग। ये जमीन के मालिक हुआ यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। दूसरे नंबर बात करें निरंकुशवाद। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। उदारवाद का अर्थ है यानी लिबरेलिज्म शब्द लातिनी शब्द के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। एक नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी व कानून के समक्ष समानता। जनमत संग्रह चौथे नंबर में है। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। पांचवा नंबर में है रूढ़िवाद। इसका अर्थ है एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। छठवां नंबर बात करें यूटोपिया कल्पना दर्श। इसका अर्थ है एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। रोमानिवाद। इसका अर्थ है एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आठवें नंबर में है नारीवाद। स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवादी है। जुंकर्स का अर्थ है प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। जॉलबेराइन। इसका अर्थ है यह एक जर्मन शुल्क वंश संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई जो पहले 20 से भी अधिक थी।
यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बात करें, पहला नंबर है ज्यूसेपे मैत्सनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी। इसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। गैरीबाल्डी, इटली का महान क्रांतिकारी जो मैत्सनी का सहयोगी व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, इसकी सहायता से उसे ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। काबूर की बात करें, काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अब बात करें प्रतीकों का अर्थ, जिसमें से महत्वपूर्ण पहला नंबर है टूटी हुई बेड़ियां, जिसका अर्थ है आजादी मिलना। दूसरा है बाज छाप वाला कवच, जिसका अर्थ है जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति। तीसरा नंबर है बलूत पत्तियों का मुकुट, जिसका अर्थ है वीरता। चौथा नंबर है तलवार, जिसका अर्थ है मुकाबले की तैयारी। पांचवा है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, जिसका अर्थ है शांति की चाह। और छठवां नंबर है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, जिसका अर्थ है 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया। सातवां नंबर उगते सूर्य की किरणें, इसका अर्थ है एक नए युग का सूत्रपात। अब महत्वपूर्ण एक नंबर वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कई बार पेपरों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर है फ्रेडरिक सारियू कौन था? उत्तर है फ्रांसीसी चित्रकार। दूसरा है अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो उत्तर है फ्रांसीसी दार्शनिक। तीसरा है जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो उत्तर है जर्मेनिया, जर्मन बैतूल वीरता का प्रतीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो उत्तर है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अधिकार विभाजन। पांचवा नंबर बात करें कौन सी विश्वविद्यालय विख्यात को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति। छठा नंबर है जॉल वेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? उत्तर है एक जर्मन शुल्क संघ। जो जॉल वेराइन का अर्थ है वो क्या है? एक जर्मन शुल्क है। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। वह मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। सातवां है मैत्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो उत्तर है यंग इटली और यंग यूरोप। अगला प्रश्न 8वां नंबर है 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो उत्तर है राष्ट्र राज्य का उदय। 9वां प्रश्न है बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है स्लाव। प्रश्न नंबर 10वां है वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? उत्तर है 1815 में। 11वां नंबर है 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? तो उत्तर है ड्यूक मेटरनिख। 12वां नंबर है नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो उत्तर है वियना संधि। 13वां नंबर है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो उत्तर है मेटरनिख ने कहा था। 14 नंबर है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो उत्तर है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है वोल्फ ने। 16वां नंबर आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो उत्तर है न्याय का। अब बात करें कुछ महत्वपूर्ण लघु या दीर्घ प्रश्नों के उत्तरों के, जिसमें मैं पॉइंटेड में आपको दे रहा हूं। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझकर आप आंसर लिख सकते हैं। तो पहला नंबर है फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो उत्तर है पितृभक्ति और नागरिकता के विचार से। दूसरा है नए राष्ट्र चिन्हों से। तीसरा है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से। चौथा है राष्ट्रीय भाषा से। पांचवा है एक समान भार व मान की व्यवस्था से। कुल मिला के जब उस समय क्रांतियां हो रही थी तो विश्व में सबसे पहला देश बनने की जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से शुरुआत होती है।
क्योंकि वहां के लोगों ने ही बताया था कि कैसे अपने देश के प्रति एकता होनी चाहिए, कैसे देश के लिए लड़ना चाहिए, है ना। तो वहां से अपनी राष्ट्र भावना को सीखना चाहिए आज के युवाओं को। अगला पॉइंट है दूसरा नंबर, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो इसमें जो उत्तर है वो नेपोलियन की सहायता है। उसमें प्रमुख रूप से जो पॉइंटेड होंगे, तो पहला होगा ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, दूसरा है शहरी क्षेत्र में सुधार और तीसरा है व्यापार में सुधार। तीसरा पॉइंट की बात करें, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका उत्तर है कला, काव्य, कहानियों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। दूसरा पॉइंटेड में है लोकगीत जन काव्य व लोक नृत्य के रूप में, और तीसरा है स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल, और चौथा है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है भाषा। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। गैस ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, आप इनको याद करें, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी लिखेंगे तो आपको अच्छे भरपूर नंबर मिल सकते हैं। तो इसका आंसर है आरंभ विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। दूसरा है बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। तीसरा है वियना कांग्रेस। चौथा है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। पांचवा है एकीकरण में बाधाएं। छठवां है बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया हुआ एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। पांचवा प्रश्न है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसके मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थी। उत्तर है एकीकरण की प्रक्रिया 1832 काबूल सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। फ्रांस से संधि, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। 1859 में लोम्बार्डी को राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण में मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जर्मन संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय। तृतीय चरण 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय। चतुर्थ चरण में वेनेशिया व रोम पर अधिकार। 1871 में पोप से समझौता हुआ एकीकृत इटली का उदय। तो कुल मिला के इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो 4 चरण में थी। अब एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी थी आइए जानते हैं। एकीकरण की बाधाओं की बात करें तो राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास जो रहा। दूसरा विदेशी शक्तियों का अधिपत्य, और तीसरा है पोप का शासन। चौथा है वियना कांग्रेस। पांचवा है अनुदारवादी शासक। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एवं लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था। तो उत्तर है यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं बल्कि लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। तो इसमें बात करें कौन कौन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे। पहले जातीय पहचान, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि। 1688 में राजतंत्र में से संसद द्वारा ताकत छीने जाना। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन। और अगला पॉइंट स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण। आंग्ल संस्कृति का दबदबा। अगला है राष्ट्र के प्रतीक झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा, पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी के रूप में। अगला प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो उत्तर है यूरोप पर प्रभाव। तो प्रभाव की बात करें तो कौन कौन से देखिए, राष्ट्र राज्यों का उदय, लोकतंत्री सिद्धांत को बढ़ावा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल। चौथा अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग। पांचवा निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। 8वां नंबर बात करें परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। समीक्षा कीजिए। तो फ्रांस का प्रभाव कैसा रहा आइए जानते हैं। इसमें बात करें लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, लोक कल्याणकारी कार्य हुए, समानता स्वतंत्रता प्रभुत्व से भरे नए समाज की नींव रखी गई, नवीन कानून संहिता लागू हुए, नेशनल असेंबली का गठन हुआ, आर्थिक एकीकरण हुए, कानून की समीक्षा बराबरी पर हुई, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रखा गया, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, है ना, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, संस्कृति व भाषा की भूमिका और जन विद्रोह हुए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।
इसका उत्तर है जन पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति, संपत्ति के अधिकार की बहाली, जमींदारों व सामंती व्यवस्था की समाप्ति, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार, मानक नापतोल के पैमाने चलाए गए, एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। तो जो प्रमुख विशेषताएं रही हैं, जीवन जीने की समान शैली पहला नंबर, दूसरा भू स्वामित्व यानी स्वयं मालिक की बात कर रहा है, भूमि का स्वयं मालिक, ठीक है। तीसरा नंबर कूटनीतिक भाषा, चौथा आपस में व्यवहारिक संबंध, उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न नंबर 11 की बात करें, 1815 की वियना संधि के उद्देश्य बताइए, इसके प्रमुख प्रस्ताव व व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दक्षिण में जेनेवा को पिडमांट के साथ मिला दिया गया, प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। 12वां नंबर बात करें क्वेश्चन की, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? उत्तर है कानून के समक्ष समानता, दूसरा वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं, तीसरा है बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्षधर। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 1 से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो हमने टॉपिक के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य चर्चा किए, उसके बाद अर्थों के बारे में चर्चा किए, फिर 1 नंबर के प्रश्न के साथ साथ हमने महत्वपूर्ण 2 या 3, 4 नंबर के बनने वाले प्रश्नों के पॉइंटेड के रूप में अर्थ जाना समझा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाले वीडियो ताकि आपको अपडेट ग्रुप में मिल सके। धन्यवाद।